मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू लेसन हिंदी का लेसन 4 सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। कुछ जो मैंने जो हार्ड जो कठिन शब्दार्थ हैं मैंने वो बोर्ड पे राइट किए हैं, वो आप देख लेना। ये आपकी बुक के लास्ट में जो लेसन के लास्ट में भी लिखे गए हैं, ठीक है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक। जाबिर हुसैन ने क्या लिखा है? एक संस्मरण लिखा है। वो किसकी याद में लिखा है? उन्होंने सालिम अली की याद में लिखा है, ठीक है। इसलिए उन्होंने लेसन का नाम भी क्या लिखा है? सांवले सपनों की याद। तो लेसन की संस्मरण को रीड करने से पहले हम जाबिर हुसैन के व्यक्तित्व परिचय और उसके कवि परिचय के बारे में रीड करेंगे। ओके। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे और मंत्री बने। यानी ये क्या बने थे? इन्होंने मंत्री पद भी संभाला था। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति बने। यानी जब इनका जन्म हुआ 1945 में, तो लगभग 1977 में ये क्या बने थे? मंत्री भी बने थे। ये विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, उसके बाद में मंत्री बने और उसके बाद में इन्होंने क्या किया? 1995 में विधान परिषद का भी पद या उसके सभापति भी बने थे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं के समान अधिकार के साथ लेखन करते थे। यानी इनका एक भाषा पे नहीं, 3 जो भाषाएं थी उनके ऊपर इनका अधिकार था। कौन कौन सी भाषा? हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, ठीक है। उनकी हिंदी रचनाओं में कौन कौन सी उन्होंने कुछ हिंदी में रचनाएं भी लिखी है, जो कौन कौन सी है? फर्स्ट है जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। ये सारी इनकी हिंदी में लिखी गई रचनाएं हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई है, ठीक है। यानी इन्होंने जो भी डायरी लिखी है, ये डायरी लेखन करते थे और संस्मरण जैसे लिखे थे, हिंदी में रचनाएं लिखी थी, तो वो उनके प्रमुख माने गए हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया था, जो अपने प्रस्तुति शैली और शिल्प की दृष्टि से नवीन माना गया है। अब इन्होंने प्रस्तुत पाठ के अंदर या अपने संस्मरण के अंदर क्या बताया है उसके बारे में। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया था। यानी ये क्या करते? जो पक्षी के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, बर्ड साइंटिस्ट, जिसका नाम था सालिम अली, उनके मृत्यु के तुरंत बाद उन्होंने ये डायरी लिखी थी, शैली में ये डायरी संस्मरण लिखा था। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न जो दुख हुआ था, जो उनको दर्द हुआ था और अवसाद को लेकर उन्होंने क्या लिखा? सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्तित्व प्रस्तुत किया है, ठीक है। यानी उनको स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए उन्होंने सालिम अली का क्या लिखा है? व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की जो शैली है वो क्या करती है? हर एक व्यक्ति के दिल को छू जाती है। अब ये लेसन है सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजुम, मौत की खामोश। हुजुम क्या होता है? जैसे मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, एक जन समूह बोल सकते हैं, उसको भीड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। हुजुम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर होता है। खामोश वादी अर्थात जो खामोश घाटियाँ होती है उनकी तरफ आगे बढ़ता है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है? अब यहाँ पे किसी प्रकार की किसी की कोई रोक टोक नहीं चलती, कोई पाबंदी नहीं होती है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। यानी इस भीड़ के अंदर, इस जन समूह के अंदर सबसे आगे आगे कौन चल रहा है? सालिम अली चल रहा है। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। यानी जब उनका अंतहीन जो समय था उसको लेकर वो चल रहा है। यह सफर पिछले तमाम सफरों से
भिन्न था। यानी ये जो उनका लास्ट सफ़र था, ये इनके जितने भी पीछे जितने भी सफ़र हुए थे, जहाँ जहाँ ये गए थे, उससे ये सबसे अलग माना गया है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी क्या था, पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने ही जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन, हरारत भी जैसे मैंने हार्ट जो वर्ड है उसको बोर्ड पे लिखा है, उसको क्या बोलते हैं, गर्मी, ठीक है, या तो उष्णता हो सकती है या गर्मी। तो उस हरारत को क्या किया है इन्होंने, कम करने के लिए हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। यानी अब का जो लेखक है वो क्या कह रहा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबसरों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक होते हैं, क्योंकि पक्षी कभी आदमी के जैसा नहीं हो सकता है। आबसर यानी निर्जर जो झरने जिसको बोला जाता है, उसके लिए आया है। तो ये देखना मतलब क्या है, नामुमकिन है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है, ठीक है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। यानी आदमी जो है उस वो पक्षियों की आवाज़ सुनकर उसके दर्द को, उसके जो भी दुख को समझना, ये उसमें से एक आदमी कौन है, सालिम अली है, जो ऐसा व्यक्ति था। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली में अपने मुंह भरे थे। यानी ये किसी ने नहीं देखा कि कृष्ण ने ना वृंदावन में रासलीला की थी, या वो उन्होंने क्या किए थे, कुछ माखन खाया था, उन्होंने कुछ बर्तन तोड़े थे, ये सब किसी ने नहीं देखा। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का जो सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। ये हुआ कब था ये किसी को नहीं पता, लेकिन आज भी अगर कोई वहाँ जाता है तो उस समय की सारी जो घटनाएं हुई थी वो सब लोगों के मन में उभर आती है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा, ठीक है। अब उस भीड़ को देखकर क्या लगता है कि कोई सामने आएगा, और बंसी की आवाज़ पर जैसे उस सब किसी का एक कदम थम जाएंगे, और ऐसे लगता है अचानक कोई क्या करेगा, कोई बंसी बजाएगा और सबके कदम वहीं रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में कहीं से कुछ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। ऐसा लगता है कि वहाँ आके कोई बंसी बजाएगा, कोई संगीतमय वातावरण होगा और पूरी जो वाटिका होगी वो संगीतमय हो जाएगी, जो पूरा बगीचा है वो संगीतमय हो जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है, ऐसा हुआ है क्या? अब उसने क्या पूछा है कि कभी ऐसा हुआ है कि जो वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से, यानी लोगों के मन में आज भी उसी बांसुरी का जादू बसा हुआ है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम क्या कहते हैं, सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को 30 तक पहुंचाने में थोड़े ही दिन तो बचे थे। 30 यानी जो 100 वर्षों का समय पहुंचाने में थोड़े ही समय बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को क्या कर दिया था, कमज़ोर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत लंबी यात्राएं की थी और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनका मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के लिए समर्पित की गई थी। यानी जब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनको हो चुकी थी, लेकिन उस समय भी उनको वो डर नहीं था, उनके मन में वही पक्षियों के लिए क्या थी, जो समर्पण था, वो हिफाजत थी, वो
बनी हुई थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ था, ठीक है। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। लेकिन कई बार क्या आते हैं, सालिम अली को बिना दूरबीन के भी देखा गया है। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ न कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्ति थे। यानी वो मतलब प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे, वो प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी ही मेहनत से अपने लिए बनाई थी, गढ़ी थी, यानी गढ़ना जो महक उसको अपने लिए बनाई हुई थी। इसके गढ़ने में, इसके बनाने में उनकी जीवन साथी तहमीना, ठीक है, जो उनकी पत्नी थी, ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, यानी साथ में पढ़ने वाली थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली के रेगिस्तानी हवा के झोंकों को बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह के पास गए थे। और जो कि वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उनकी आंखें नम हो गई। यानी उनके सामने उन्होंने जो पर्यावरण से जो जितनी भी समस्याएं थी उनके सामने उन्होंने रखी थी। आज सालिम अली नहीं हैं, लेकिन चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो सौंधी माटी यानी जो सुगंधित मिट्टी थी उस पे उगी फसलों के बीच एक भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख जैसी बर्फीली घाटियों या जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? यानी जो पक्षियों के मन की भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति था वो इस दुनिया से जा चुका है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पेरो। ओके, मुझे याद आ गया है कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस के अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती थी कि ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने क्या कहा था? मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ नहीं लिख पाऊंगी। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती थी, क्योंकि वो भी क्या था? पक्षी प्रेमी था, और जो उनके छत के ऊपर जो चिड़िया बैठती थी वो मेरे से ज़्यादा उसके बारे में जानती है, क्योंकि वो ज़्यादातर बातें उसके साथ करता था। मुझसे भी ज़्यादा वो उससे बातें करती थी। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रंगों में है, मेरी हड्डियों में समाया हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में, उसके अनुभवों के बारे में बताना या उनको शब्दों में बयान करना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में वहाँ और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छी जानकारी रखती है। यानी एक पक्षी भी अगर उससे आप प्रेम करो तो वो आपकी क्या कर सकता है? आपके बारे में हर एक जानकारी बटोर सकता है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली के रूप में बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन में घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती थी। सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे और उनकी जो प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। यानी उनके सागर का कहीं कोई अंत या किनारा नहीं था। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यावरी यानी उनके संस्मरणों से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों की ओर के साथ वापस लौट आएंगे। यानी जो जिसका जो काम होता है वो उसी के साथ लोगों को दिखाई देता है। जब तक वो नहीं लौटते हैं क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाएगा? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम कब लौटोगे? यानी वो वहाँ गया था उस यायावरी के बाद, उस यात्रा के बाद में वो वहाँ से कभी वापस नहीं लौटा। इस तरह आपका ये लेसन क्या होता है? कंप्लीट होता है। सो टुडे योर होमवर्क, write question answer in fair notebook.
थैंक यू।